वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों की सूची में शामिल हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है, अपना संघर्ष है। कोई सामाजिक कुरीतियों से लड़ा, कोई व्यवस्था से, कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति शुरू की। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो 2014 के पहले ये पुरस्कार एक तरह से विशिष्ट लोगों तक सीमित थे। पद्म पुरस्कारों को लेकर राजनीति होती थी, विवाद होते थे। इसलिए पद्म पुरस्कार देने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया ताकि न्यू इंडिया के निर्माण में हर नागरिक के योगदान का महत्व समझा जा सके, उसको सम्मान मिल सके। इसलिए आज मुद्दा आपका में बात पद्म सम्मान की करेंगे। अब आम लोगों को भी कैसे पद्म पुरस्कार मिलता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश जी भी जुड़े हैं। केजी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। 2014 से पहले जब आप भी पत्रकारिता करते थे तो तमाम तरह की खबरें सुनते थे हम लोग, किस खास व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला। आमतौर पे फोकस दिल्ली होता था, लेकिन एक बड़ा बदलाव 14 के बाद देखने को मिल रहा है। अनजान लोग, गुमनाम लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमें वो दिन याद है जब न जाने कितने लोग शहर के अंदर हमसे संपर्क किया करते थे कि अगर आपका सरकार में कोई सोर्स है तो बताइए, हमको ये पुरस्कार मिल जाए। और ज्यादातर लोग दिल्ली केंद्र थी ये पुरस्कार होती थी और संपन्न परिवारों से होते थे। अगर इनमें से किसी ने किसी मंत्री या विधायक या सांसद का अगर इलाज किया तो इनमें कई डॉक्टरों को मिल जाता था। इतनी लंबी सूची होती थी। और 2014 के बाद जी, पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है। जी, यानी कि सही मायने में देश में जो अर्हता रखते हैं, जिन्होंने, चाहे वो केरल में जैसे एक आदिवासी महिला जो जड़ी बूटियों से जो इलाज करती है, जी, गांव में जंगलों में आप देखेंगे कि सांप के या बिच्छू के काटने से जो है कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जंगली इलाके का, वनवासी क्षेत्रों का जो जड़ी बूटियां हैं उसको इकट्ठा करके जो इलाज करती है और न जाने कितने लोगों के जीवन की रक्षा की, उनको अब जिला स्तर पर कोई नहीं पूछता था, राष्ट्र स्तर पर तो छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना और उनको सम्मानित करना कि ये सिर्फ एक एलिटिस्ट नहीं है, ये संभ्रांत लोगों के लिए ही नहीं है, ये जनसाधारण की जो मेहनत, उनकी निस्वार्थ सेवा भावना, उसको मान्यता प्रदान करना है। ये एक संदेश पूरे देश में चला गया है। इसलिए अंग्रेजी में आप पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्मा कहा जाता है, यानी कि आम जनता का जो पद्मा पुरस्कार है, ये संभ्रांत और बड़े बड़े परिवारों के लोगों तक सीमित नहीं है। या यहां तक कि मुझे कहते हुए बड़ा संकोच होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जितने पुरस्कार जीते हैं सब इस तरह मिले हैं, लेकिन ये एक धारणा बन गई थी कि अगर आपके मंत्रिमंडल में अच्छी पकड़ है, आप धनराशि खर्च करने के लिए तैयार है, तो आपके मिलने के गुंजाइश है। ये धारणा हमेशा के लिए 2014 के बाद ध्वस्त कर दी गई है कि आज जो है अगर आप अर्हता रखते हैं तभी जाके आप तमन्ना भी रख सकते हैं इन पुरस्कारों में। जी बिल्कुल केजी सुरेश जी, इसलिए बड़े बड़े राजनीतिक विवाद भी इस पे होते थे कि पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते थे। मीडिया में भी तमाम तरह की बहस होती थी। हर पुरस्कार पर एक डॉक्टर को मिल गया तो 10 डॉक्टर खिलाफ खड़े हो जाते थे। जी, एक व्यक्ति को मिल गया तो भाई इनको क्यों दिया गया, इनके राजनीतिक संपर्क के वजह से दिया गया, इनके ये करीबी है इसलिए। लेकिन हमने 2014 के बाद देखा कि क्या प्रणब मुखर्जी क्या कभी बीजेपी से थे क्या? नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको सम्मानित किया गया। तो ये जो परंपरा है, जहां इसमें जो तटस्थता या न्यूट्रलिटी जो हर पुरस्कार के प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, उसको बना के रखा है कि यहां ये नहीं देखा जाता कि आप किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से करीब है इसलिए आपको मिल रहा है, या आप कोई संपन्न संभ्रांत परिवार से इसलिए आपको मिल रहा है, अपितु आप वाकई अर्हता रखते हैं
और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, ये सूची अगर देखेंगे तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि इनको क्यों दिया गया। अभी मेरे साथ दो दो जो पद्म सम्मान से सम्मानित हैं, दोनों मेरे स्टूडियो में गेस्ट हैं, लेकिन दोनों को एक बात कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि इस बार का उनको पुरस्कार मिलेगा। और छानबीन एक तरह से की गई, जांच की गई कि कौन है, क्या काम करते हैं। ये जो पारदर्शिता हम देख रहे हैं, एक समय भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते थे, मुझे याद आता है। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि पहले उल्टा छानबीन होता था। जो पद्मा अवार्ड लेना चाहता था वो पता करता था कि भाई मैं कैसे प्राप्त करूं इसे, कौन सा रास्ता है, कौन सा जुगाड़ है। कोई पत्रकार दिलवा सकता है, कोई मंत्री दिलाएगा, कोई राजनेता दिलाएगा, कहां कहां से फोन करवाना है, कोई अधिकारी दिलवाएगा, या कितना खर्च करना है। मैं तो ऐसे, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए और उचित भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, और कुछ तो वाकई काबिल लोगों को भी मिला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 2014 से पहले किसी भी काबिल व्यक्ति को नहीं मिला, नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को भी मिला है जो सिर्फ धनबल के आधार पर, जिन्होंने ऐसे पुरस्कार पता नहीं कैसे, उन्होंने खुद दावा किया है कि भाई हमारा तो इतना खर्चा हुआ। और कुछ बतौर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो उन दिनों में ये अवार्ड दिलाने के लिए, लॉबी करने के लिए बतौर उनका कंसल्टेंसी होती थी जी। ये वो समय भी है, और पत्रकारिता जगत में हम आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कहने तो का मतलब आज पूरे शहर में ये कोई गारंटी दिला दे कि वो किसी को पद्मश्री दिला सकता है, तो मैं समझता हूं कि यह असंभव है आज किसी के भी, क्योंकि पूरा पारदर्शी प्रक्रिया, पूरी एक समिति बनती है, वो पूरा आवेदन जितने भी आते हैं उन पर चर्चा होती है, उसमें कई तरह के एलिमिनेशन होता है, कई मापदंड रखे जाते हैं, और तब जाकर जो है अंत में जो सबसे बेहतर हैं। देखिए, जब मैं दूरदर्शन में संपादक था, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था गुड न्यूज इंडिया जी, और हमने जो समाज में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं उन पर हमने जो है काम किया, गांव गांव में जाकर, जिले में। और मुझे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस प्रोग्राम में जो लगभग 1 दर्जन के करीब लोगों को, जिनको हमने दर्शाया, उनका काम को देखकर ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर जो काम कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे जी, बिल्कुल, और किसी सरकारी मदद से नहीं, और वो अपने बलबूते पर कर रहे हैं, उनको पहचाना गया। एक बात और उनके पास केजी सुरेश जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14 से पहले जिन लोगों को सम्मान मिलता था उसमें लोग काबिल नहीं थे। बहुत काबिल लोगों को ये सम्मान मिला है, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया, उल्लेखनीय योगदान दिया। ऐसे लोगों को सम्मान मिला है 14 से पहले भी। लेकिन 14 से पहले जिस तरह के सवाल उठते थे, जिस तरह के विवाद उठते थे, जिस तरह की राजनीति होती थी, वो अपने में एक पहलू है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और उठता था, वो सवाल ये था कि 14 से पहले जब पुरस्कार मिलते थे तो जो सूची आती थी उसमें से अधिकांश लोग दिल्ली के या दिल्ली के आसपास के होते थे। अब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव के व्यक्ति को भी पुरस्कार ये मिल रहा है, बिहार के या झारखंड के किसी वनवासी क्षेत्र के व्यक्ति को भी यह सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है, दलित समाज को भी मिल रहा है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, काम का सम्मान हो रहा है, सेवा का सम्मान हो रहा है। इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल, पूरी तरह। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये विकेंद्रीकरण हुआ है। ये पहले जो दिल्ली के कुछ लोगों तक जो लाभ रहता था, या दिल्ली तक जिनकी पहुंच है, याद रखें ये वो लोग हैं जो शायद जिला कलेक्टर से नहीं मिल सकते हैं। ये वो लोग हैं जो राज्य के मंत्री को छोड़िए, राजधानी में कभी अपने राज्य की राजधानी में गए नहीं होंगे। ऐसे लोगों को आप जिसे कहते हैं कि वो एक अजनबी रहे हैं, जिनको शायद उनके अपने उस गांव या वनवासी क्षेत्र के आगे कोई जानता नहीं था, लेकिन उन लोगों को भी पहचाना गया, उनके कार्य को सम्मानित किया गया, और उससे समाज में एक नई ऊर्जा जगी है कि अच्छा, निस्वार्थ भावना से काम करने में जो है वो नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना क्षमता, कितना वित्तीय क्षमता है, कितनी आर्थिक ताकत है आपकी, बल्कि आपके काम को मान्यता मिलती है। इससे, जैसे शंटी जी ने कहा कि आज जो है हर व्यक्ति को लगने लगा कि जो है मैं भी सम्मान का पात्र हो सकता हूं, और ये सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं है।